हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज फिर से मैं आपके बीच में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड बायोडायवर्सिटी बोर्ड से रिलेटेड है। इस बोर्ड से हमारे पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या यहाँ पर प्रक्रिया है, संरचना है, वो सभी चीजों को हमें यहाँ पे समझना है। बोर्ड कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करता है, कौन सा प्रकाशन बोर्ड का है, या फिर अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, इसकी संरचना में कौन कौन होता है स्थानीय आधार पर, या आपके पास पीबीआर क्या होता है, टीजीएस क्या होता है, वो सभी चीजें जैव विविधता बोर्ड की हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड को। ये एक विस्तृत अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं बोर्ड का। सबसे पहली बात, विषय सूची हमारे पास हमेशा की तरह यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परिचय और स्थापना को। दूसरा, बोर्ड का विजन। इसके अलावा बोर्ड की संरचना, कौन कौन लोग इसमें होंगे। 3 स्तरीय विकेंद्रीकरण तंत्र, यानी राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड, और स्थानीय स्तर पर जो बीएमसी होती है, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, वो सब। बोर्ड के जो 16 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उन्हें देखेंगे, और बोर्ड के कार्य। इसके अलावा अन्य चीजों की विषय सूची आगे लगी है हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर जिस चीज पर चर्चा करने वाले हैं वो है परिचय एवं स्थापना, यानी उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना और मूल जानकारी हम सबसे पहले देखने वाले हैं। यदि अगर जैव विविधता बोर्ड के संदर्भ में बात की जाए तो इतना आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड का गठन वर्ष 2006 में किया गया था। ये एक वैधानिक बोर्ड है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी से तात्पर्य ये है, वैधानिक बोर्ड से तात्पर्य ये है कि ये एक अधिनियम के द्वारा स्थापित है। यदि आपसे पूछता है तो ध्यान रखना है कि उत्तराखंड जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया और जैव विविधता नियमावली 2004 में बनी। इनमें सब में 2-2 वर्ष का अंतर है, आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना, जैव विविधता नियमावली 2004 में बनी, और जैव विविधता बोर्ड का गठन उत्तराखंड में 2006 के अंतर्गत कर दिया गया। यहाँ अगर हम बोर्ड की प्रकृति की बात करें तो मैंने बताया कि ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्वायत्त वैधानिक निकाय है, जो एक अधिनियम के द्वारा स्थापित है। इसके अलावा आप इसके मुख्य उद्देश्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि ये राज्य के जैविक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए गठित की गई है। आगे हमारे पास जैव विविधता समिति की 3 स्तरीय संरचना यहाँ पर आती है। जैव विविधता बोर्ड की 3 स्तरीय संरचना हमारे पास देखने को मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, नेशनल बायोडायवर्सिटी एसोसिएशन है, जो आपका तमिलनाडु में है। और राज्य स्तर पर हमारा राज्य जैव विविधता बोर्ड है, जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। और स्थानीय आधार पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं, जिनको बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी या जैव प्रबंधन समिति कहा जाता है। अब हम आगे एक एक करके यहाँ पर उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का विजन देखेंगे कि इसका विजन क्या है। सबसे पहले इसका प्रमुख उद्देश्य अगर हम यहाँ पर समझें तो राज्य के अद्वितीय जैव विविधता को समृद्ध से संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, ये जैव विविधता बोर्ड का यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य है। इसके संरक्षण क्षेत्र में जैसे आप समझते हैं कि जैव विविधता बोर्ड है तो ये वनों का संरक्षण करेगा, घास के मैदान जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं, इनके संरक्षण के लिए कार्य करता है, आर्द्र भूमि वेटलैंड्स के लिए कार्य करता है, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कार्य करता है, जंगली और पालतू जैव विविधता के लिए, ये इन सभी क्षेत्रों के लिए कार्य करता है जो आपका बायोडायवर्सिटी से किसी न किसी तरीके से जुड़ाव रखती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसके व्यापक दृष्टिकोण दिया गया है। ये संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर दोनों जगह जैविक और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करता है। यानी ये न केवल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर जैव विविधता का संरक्षण करेगा, बल्कि उसके बाहर भी जैव विविधता के संरक्षण का कार्य करता है। फिर वो एरिया रिजर्व एरिया घोषित है या नहीं है, उससे यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। इन सभी प्रकार की विविधता को ध्यान रखता है, जैसे वनस्पति विविधता, जंतु विविधता, सूक्ष्म जीव विविधता, ये सभी चीजें ध्यान रखी जाती है इसमें। इस पीपीटी में कुछ चीजें हमें यहाँ पर इस स्लाइड में छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, ये आप एक बार देख सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे, हमारे पास बोर्ड के क्या लक्ष्य हैं। तो बोर्ड के 16 महत्वपूर्ण उद्देश्य और कार्य क्षेत्र हैं, जो आपको थोड़ा थोड़ा एक नजर में समझ लेना है। क्या क्या यहाँ पर 16 उद्देश्य हैं। जैसे जैव विविधता से संबंधित खतरों की पहचान करना और उनको दूर करने के लिए कुछ तरीके ढूंढना। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि काफी बार हमारे पास ऐसे कीट भक्षी पौधे हैं जो पिथौरागढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं, लगभग लगभग आपके जो है विलुप्त होने की स्थिति में है। वो हिमालय की जैव विविधता के लिए एक संकट है। तो जैव विविधता बोर्ड ऐसे ही जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं जो किसी तरीके के खतरे से गुजर रहे हैं, उनके संरक्षण का प्रयास करता है। दूसरा, ये उनका प्रबंधन करता है, उनका आकलन करता है, ये सभी चीजों का ध्यान रखता है। आजीविका से जोड़ना, यानी स्थानीय लोगों को आजीविका से जोड़ा जाता है ताकि संरक्षण और विकास साथ साथ चल सके। इसके अलावा बाहु संरक्षण यानी विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों का पुनर्वास, बंदी प्रजनन कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम जैव विविधता बोर्ड के हैं। शिक्षा और जागरूकता, जैसे जैव विविधता से संबंधित शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, इन सभी कार्यों को करता है। कानूनी और नीतिगत समीक्षा, यानी औषधीय पौधों के लिए ये कानूनी या नीतिगत समीक्षा भी बोर्ड के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम ध्यान देंगे तो ये सतत प्रबंधन करता है। जैसे यहाँ पर जो हमारी बीएमसी वगैरह है, वो बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, वो स्थानीय स्तर पर संयुक्त प्रबंधन करती है। सतत रूप से यहाँ पर मैनेजमेंट उनका होता है। लाभों का समान बंटवारा इसमें शामिल होता है। पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण कृषि जैव विविधता बोर्ड का एक लक्ष्य है। सतत विकास एक लक्ष्य है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता इस बोर्ड का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त आप परिदृश्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण बोर्ड का महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी चीजों को ध्यान रखा जाता है। वन आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति, निवेश को प्रोत्साहन, ये कुछ 16 लक्ष्य बोर्ड के हैं जो बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत आपको इनका मेन हेडिंग ध्यान रख लेना है, कौन कौन से 16 लक्ष्य हैं। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यायपूर्ण समाज भी इसका एक लक्ष्य होगा। जैव विविधता बोर्ड की संरचना हमारे पास महत्वपूर्ण होगी। जो संरचना के अंतर्गत आवश्यक चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें कुल 11 सदस्य होते हैं हमारे पास। 6 यहाँ पर पदेन सदस्य होते हैं और 5 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कौन कौन 6 हमारे पास पदेन सदस्य होंगे? तो उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष जो है, एक तो ये आपके पास जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है अन्य सदस्यों में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो सीसीएफ होते हैं वन विभाग के, यानी आजीविका, और एनटीएफपी का मतलब हुआ यहाँ पर जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी गैर वन उत्पाद जो हैं उनका जो मुख्य वन संरक्षक होते हैं। ये इतना आप ध्यान ना भी रखो, बस ये ध्यान रखना कि वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा पशुपालन विभाग के निदेशक शामिल होते हैं, कृषि विभाग के निदेशक शामिल होते हैं, जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक इसमें शामिल होते हैं, और उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव इसमें शामिल होते हैं। तो ये इसके अंतर्गत कुछ यहाँ पर सदस्य होते हैं हमारे पास, जो आपको ध्यान रखना है। आपके पास पूछेगा कौन कौन सदस्य होता है, तो अध्यक्ष जो राज्य सरकार के द्वारा नामित होते हैं, वन विभाग के सीसीएफ यानी मुख्य वन संरक्षक चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वो शामिल होते हैं, पशुपालन विभाग के निदेशक, कृषि विभाग के निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक और उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव इसमें शामिल होते हैं। ये 6 आपके पदेन सदस्य हो गए और 5 इसमें विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन एक विशेषज्ञ सदस्य जैव विविधता बोर्ड में नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हर्बल अनुसंधान विकास संस्थान के निदेशक इसमें विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। वन्य जीव संस्थान जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है उसके निदेशक के प्रतिनिधि जो है इसके सदस्य होते हैं। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय एवं पर्यावरण विकास संस्थान है, इसके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं विशेषज्ञ सदस्य में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक के प्रतिनिधि इसमें जो है शामिल होते हैं, और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से संस्थानों के प्रतिनिधि इसमें विशेषज्ञ सदस्य हैं। जैसे एक सदस्य आपके पास हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान के निदेशक हो गए, वन्य जीव संस्थान में निदेशक के प्रतिनिधि हो गए,
गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान में यहाँ पे निदेशक के प्रतिनिधि हैं, वनस्पति सर्वेक्षण में निदेशक के प्रतिनिधि हैं और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। संरचना आपके पास आवश्यक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे हमारे पास है बोर्ड के कार्य जो धारा 22 के अंतर्गत दिए गए हैं जैव विविधता अधिनियम के। जैसे राज्य सरकार को सलाह देना जो है वो बोर्ड का कार्य है। जैव विविधता से संबंधित मामलों में राज्य सरकार को जैव विविधता बोर्ड सलाह देता है। दूसरा, भारतीयों द्वारा जैविक संसाधनों का विनियमन, यानी जैव विविधता बोर्ड ये ध्यान रखता है कि जो जैव विविधता से संबंधित, जो वनों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित उत्पाद है, जो पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर हमारे पास किसी प्रकार की औषधि है, लकड़ी है, उन सभी का वाणिज्यिक उपयोग किस दायरे तक होगा उसकी अनुमति, यानी उनका कमर्शियल यूज कहां तक होगा उसकी अनुमति जो है वो जैव विविधता बोर्ड देता है यहाँ पर। इसके अलावा इस बोर्ड के कुछ अन्य कार्य भी हैं जो आपके पास जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को आवश्यक रूप से लागू करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा इसके कार्यों को समय समय पर निर्धारित किया जाता है। यदि हम आगे बढ़े यहाँ पर तो इसके बाद हमारे पास जैव विविधता बोर्ड में कुछ विशेषज्ञ समितियां हैं, जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं, तकनीकी सहायता समूह है, ये सभी चीजें हमारे पास अभी इसके अंतर्गत आएंगी। सबसे पहले विशेषज्ञ समितियों की बात करें तो जैव विविधता बोर्ड के द्वारा धारा 13 और धारा 25 के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे आप, जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता अधिनियम धारा 13 और धारा 25 के अंतर्गत विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकता है आवश्यकता समझने पर। यानी अपने अनुसार वो कुछ क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ समितियां बना सकता है। अभी तक उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के द्वारा ये 6 विशेषज्ञ समितियां बनाई गई हैं जो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जैसे आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन सी जैव विविधता समितियां हैं। पुष्प जैव विविधता समिति इसके अंतर्गत है, जीव जैव विविधता समिति है, कृषि जैव विविधता, पशुपालन बागवानी समिति आपके यहाँ पर बनाई गई है, विधि विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति बनाई गई है, अनुसंधान सलाहकार समिति बनाई गई है। यही आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी समितियां बोर्ड ने बनाई हैं, किस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत, 13 और 25 के तहत जो है ये 6 समितियां बनाई हैं जिनका आपको नाम ध्यान रख लेना है, अच्छे तरीके से इनका नाम याद कर लेना है। इसके अलावा पीछे जैव विविधता बोर्ड की संरचना याद कर लेनी है, बाकी कार्य वगैरह उतना ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आगे आपके पास जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाने वाला जो वार्षिक रिपोर्ट है वो बोर्ड प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। ये आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राज्यपाल को, राज्यपाल इस रिपोर्ट को सौंपेंगे मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। तो ये 3 चरण आपको ध्यान रखना है कि राज्य जैव विविधता बोर्ड अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा, राज्यपाल इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को देगा और मुख्यमंत्री उसे विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करेगा। तो ये क्रम आप याद रखेंगे, एक तो रिपोर्ट का। दूसरा, यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि जैव विविधता बोर्ड के द्वारा त्रैमासिक समाचार पत्र जारी किया जाता है ब्रह्म कमल के नाम से। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार अपनी इवनिंग की क्लास में करवाया भी है, आप यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि ब्रह्म कमल के नाम से जैव विविधता बोर्ड त्रैमासिक समाचार पत्र निकालता है। सीधा प्रश्न हो सकता है आपके पास कि जैव विविधता बोर्ड का त्रैमासिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित होता है, तो याद रखना है आपको ब्रह्म कमल, ये हर 3 महीने में निकाला जाता है। आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है। क्या है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी? तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे तो नेशनल बायोडायवर्सिटी एसोसिएशन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, राज्य स्तर पर आपका राज्य जैव विविधता बोर्ड है। ऐसे ही स्थानीय स्तर पर यानी जिला स्तर पर जो जैव विविधता से संबंधित है यहाँ पर वो आपकी बीएमसी है, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं। जैव विविधता प्रबंधन समितियों का प्रावधान जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 41(1) में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
और इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय से आप या वहां पर ग्राम प्रशासन हो सकता है, शहरी प्रशासन हो सकता है, ग्राम प्रशासन है तो ग्राम सभा, शहरी प्रशासन है तो नगर पालिका, वो अपने क्षेत्राधिकार में बीएमसी का गठन करती है। बीएमसी के क्या उद्देश्य होते हैं? जैसे आवासों का संरक्षण करना, भूमि प्रजाति, लोक किस्मों और कल्टीवेटर्स का संरक्षण करना, पालतू पशुओं, सूक्ष्म जीवों की नस्लों का संरक्षण, जैव विविधता से संबंधित ज्ञान का संरक्षण करना और जैव विविधता का सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण करना, ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होते हैं बीएमसी के। यदि अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की संरचना किस प्रकार होगी, तो इस कमेटी के अंतर्गत एक सचिव और अधिकतम 6 सदस्य नामित किए जाते हैं। जो 6 सदस्य नामित किए जाते हैं वो स्थानीय निकाय के द्वारा नामित किए जाते हैं, या तो ग्राम सभा के द्वारा या नगर पालिका नगर पंचायत के द्वारा नामित किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। जो बीएमसी कमेटियां हैं उनमें कम से कम 1/3 महिलाएं शामिल होनी चाहिए। यानी यहां पर महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण है? 1/3 का मतलब हुआ लगभग 33% आरक्षण महिलाओं के लिए बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में है और 18% आरक्षण यहां पर SC ST का है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां ध्यान देना है कि कुछ शर्तें हैं यहाँ पर। सदस्य स्थानीय निकाय के प्रमाणित निवासी हो और नाम संबंधित स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में शामिल हो। यानी बीएमसी के जो सदस्य होंगे वो स्थानीय निकाय के, उसी ग्राम सभा या उसी नगरीय क्षेत्र के सदस्य होने चाहिए जहां से वो बीएमसी में सदस्य चुने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनका नाम मतदाता सूची में वहां पर होना चाहिए। तो आप ध्यान रखना, बीएमसी की संरचना में एक सचिव होता है और अधिकतम 6 नामित व्यक्ति होते हैं। ये जो 6 नामित व्यक्ति होते हैं स्थानीय निकाय द्वारा नामित किए जाते हैं और 1/3 इसमें कम से कम महिलाओं का आरक्षण होता है, यानी लगभग 33%, और 18% इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण शामिल होता है। यदि यहां पर बीएमसी के अधिकारियों के चुनाव के बारे में बात करें कि बीएमसी का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक में अध्यक्ष का चुनाव होगा। जो भी ग्राम सभा का अध्यक्ष है, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे प्रधान के या नगर पालिका का अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता में एक बैठक होगी जिसमें बीएमसी का अध्यक्ष चुना जाएगा। 6 नामित सदस्यों में से चुनाव होगा। मैंने अभी यहां पर बताया कि बीएमसी में 6 नामित सदस्य होंगे, इन्हीं में से एक अध्यक्ष का चुनाव होगा। यदि बराबर मत पड़ जाते हैं, 3-3 मत पड़ जाते हैं, मतलब 6 सदस्यों में से चुनाव हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि 3 मत एक को पड़े और 3 एक को पड़े, इन 6 सदस्यों को ही चुनना है। तो जब निर्णायक मत की स्थिति आएगी तो स्थानीय निकाय का अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान या नगर पालिका अध्यक्ष जो भी है वो यहाँ पर अपना निर्णायक मत डालेगा, जिससे अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके अलावा बीएमसी में नोडल अधिकारी की बात की गई है। प्रादेशिक वन विभागों के प्रभागीय वन अधिकारी जो डीएफओ होता है वो यहाँ पर बीएमसी में नोडल अधिकारी होता है। जो आपका यहाँ पर फॉरेस्ट का डीएफओ जो फॉरेस्ट में जमीनी स्तर पर सबसे बड़ा पद है, जिसको हम प्रभागीय वन अधिकारी कहते हैं, वो नोडल अधिकारी होता है बीएमसी का। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बीएमसी का कार्य क्या है यहाँ पर, या नोडल अधिकारी का कार्य क्या है? बोर्ड की सहायता प्लस बीएमसी गतिविधियों की देखरेख करना। यहाँ पर नोडल अधिकारी का काम होता है वो बोर्ड की सहायता करे और बीएमसी की गतिविधियों की देखरेख करे। सचिव की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो वन रक्षक, दरोगा या उप रेंजर में से जो है किसी एक को यहाँ पर सचिव चुन लिया जाता है बीएमसी के अंतर्गत। बीएमसी का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, और स्थानीय निकाय के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसके अंतर्गत विशेष आमंत्रित सदस्य, जैसे बीएमसी की बैठक होती है तो उसमें कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जैसे राज्य विधानसभा के सदस्य हो गए, स्थानीय जो एमएलए है और एमपी है, जो विधायक और सांसद हैं, वो बीएमसी में विशेष आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर अगर आगे बात करें बीएमसी के बैठकों के बारे में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीएमसी के द्वारा वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें जो है कम से कम की जाएंगी, और 4 बैठकें जो है कम से कम वर्ष में की जाएगी, और महीने में कम से कम जो है 1 बार बैठक करेगी।
तो ये ध्यान रखना है आपको, कम से कम जो है महीने में कम से कम एक बार बीएमसी की बैठक होगी और वर्ष में 4 बैठक इसकी न्यूनतम होगी, जिसकी अध्यक्षता बीएमसी का अध्यक्ष करेगा, बैठक की अध्यक्षता। और अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्यों में से ही चुने गए सदस्यों के द्वारा जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष किसी एक को अध्यक्ष बनाया जा सकता है बैठक में, ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूनतम वर्ष में 4 बैठकें होंगी और महीने में कम से कम एक बार जो है इसकी बैठक होना अनिवार्य है। 4 बैठक होंगी यानी 3-3 माह के अंतराल पर जो है वो यहाँ पर बैठक होती है। अगर हम बात करें तो 3 महीने में कम से कम एक बार बैठक, महीने में नहीं, 3 महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए और 4 बैठक वर्ष में होगी तो 3 महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए, जो बीएमसी के अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है जिस बैठक की। और इसमें कोरम में कौन शामिल होते हैं, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके पास आता है जन जैव विविधता रजिस्टर, जिसको पीबीआर कहा जाता है, पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर हम इसको कहते हैं। ये एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो यहाँ पर स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का विस्तृत विवरण होता है। पीबीआर में स्थानीय जैव विविधता से संबंधित विवरण होता है, पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में ये सभी चीजें शामिल होती हैं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से इसको तैयार किया जाता है। यदि अगर यहाँ पर पीबीआर से संबंधित आपके पास पूछ रहा है जैव सांस्कृतिक सामुदायिक प्रोटोकॉल, बीसीपी जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर पीबीआर की सुरक्षा, तो ये एक प्रोटोकॉल है, पीबीआर के अनुलग्नक के रूप में तैयार किया जाता है बीसीपी को। इसके अंतर्गत की ज्यादा चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि एक आपके पास पीबीआर रजिस्टर होता है जो स्थानीय जैव विविधता का ब्यौरा रखता है। इसके अलावा बीएमसी की जिम्मेदारियां पीबीआर के अलावा और क्या क्या होती है, तो ये सभी वनों का संरक्षण करना, जैव विविधता को बचाए रखना, ये सभी कार्य जो है वो बीएमसी की जिम्मेदारियां हैं। अगर हम तकनीकी सहायता समूहों की बात करें, जिन्हें हम टीएसजी कहते हैं, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप कहते हैं, तो यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप में आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप का उचित स्तर पर गठन किया जाता है, टीजीएस का गठन किया जाता है, जैसे राज्य स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर, विकास खंड या ग्राम पंचायत, इन स्तरों पर यहाँ पर टीएसजी का गठन किया जा सकता है, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप का गठन किया जा सकता है। इसमें भी इतना जो है हमारे पास कुछ खास नहीं है, टीएसजी के ये सभी कार्य होते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अन्य आपके पास यहाँ पर है आप बीएमसी से संबंधित जो है अधिनियम वगैरह जो हमारे पास अगली सूची है, तो एक नजर में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2006 में जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ। इसके लिए जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया, जैव विविधता नियमावली 2004 में बनी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। बीएमसी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्रैमासिक समाचार पत्र जो जैव विविधता बोर्ड निकालता है यहाँ पर, वो ब्रह्म कमल है। इसके अलावा बीएमसी की 4 बैठकें होती हैं वर्ष में, न्यूनतम मतलब जो है हर 3 महीने में एक बैठक बीएमसी की होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोरम में 3 सदस्य होंगे, अध्यक्ष सहित न्यूनतम जो है 3 सदस्यों का होना आवश्यक है। महिलाओं का आरक्षण 1/3 होगा, एससी एसटी का आरक्षण 18% होगा। ये आप एक लाइन में इतनी चीजें लगभग एक नजर में ये चीजों को ध्यान रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि अगर हम देखेंगे पीबीआर का रखरखाव वगैरह दिया है, ये भी कोई आवश्यक नहीं आपके पास। बीएमसी द्वारा जो रजिस्टर बनाए जाते हैं उनका विवरण है, ये भी इतना ज्यादा कुछ आपके पास आवश्यक नहीं है। इसके अलावा शुल्क संग्रह वगैरह है, रेवेन्यू जनरेशन वगैरह है। तो रेवेन्यू जनरेशन क्या है कि बीएमसी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जो कमर्शियल प्रयोजन है, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए जैविक संसाधन तक पहुंचने या एकत्र करने वाले व्यक्ति से संग्रह शुल्क लगा सकती है। यानी बीएमसी जो है वो एक प्रकार का शुल्क लगा सकती है जैविक उत्पादों के लिए, वो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। बीएमसी की कार्य योजना जो है वो पीबीआर प्रत्येक बीएमसी पीबीआर में मान्य जानकारी के आधार पर कार्य योजना बनाती है। यानी रजिस्टर में जो स्थानीय जैव विविधता से संबंधित जानकारी होती है उसके आधार पर यहाँ पर बीएमसी अपनी कार्य योजना बनाती है।
बाकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास जैव विविधता निधि से है, स्थानीय जैव विविधता निधि, जिसको लोकल बायोडायवर्सिटी फंड कहते हैं। तो स्थानीय जैव विविधता निधि यानी एक फंड का गठन करेगी यहाँ पर बीएमसी, जो धारा 43 के उपधारा 1 के अंतर्गत करती है। और इस फंड का प्रबंधन यानी इस निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्थानीय स्तर पर संचालित होगी, बीएमसी इसको प्रबंधित करेगी, पारदर्शी संचालन इसका होगा और ये समुदाय के लिए लाभकारी होगी विशेष तौर पर। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी जैव विविधता निधि के उपयोग कहाँ कहाँ, इस जैव विविधता निधि में जो पैसा आएगा वो कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है, वो सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब हमारे पास आता है कि इस निधि का संचालन कौन करेगा? तो बीएमसी का अध्यक्ष और सचिव जो है ये संयुक्त रूप से निधि का संचालन करते हैं, यानी फंड का संचालन करते हैं। बाकी आपके पास बीएमसी सचिव से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये भी आपके पास इतना आवश्यक नहीं है। हाँ, लेखा ऑडिट आपके पास थोड़ा सा आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष बीएमसी का एक लेखा ऑडिट होगा अनिवार्य रूप से। यहाँ पर आपके पास किस प्रकार से ऑडिट होता है उसकी प्रक्रिया है। ऑडिट का मतलब प्रत्येक वर्ष बीएमसी के दस्तावेजों की जांच होगी, खाते का सत्यापन होगा, एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार की जाएगी और उसको प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत रिपोर्ट को किसको किया जाएगा? स्थानीय निकाय और जैव विविधता बोर्ड को जो है वो लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाएगी। लेखा परीक्षक जो है ये बोर्ड के द्वारा नियुक्त होता है, ये रिपोर्ट बनाता है और अंतिम तिथि यानी प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक यहाँ पर बीएमसी की रिपोर्ट बन जाती है। तो आप मोटा मोटा तौर पर ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षक इसकी रिपोर्ट बनाता है और 30 सितंबर तक इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर दी जाती है। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपके पास बीएमसी की अपनी वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें पूरी गतिविधियों का विवरण होता है। ये स्थानीय निकाय बोर्ड और स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की जाती है ये रिपोर्ट भी। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पर ये टॉपिक होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ जैव विविधता बोर्ड में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आप नोट डाउन कर लें, उन्हें ध्यान रखें, उनसे आपके पास आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।